हमने क्या क्या सीखा, बनारस अधिवेशन कैसे हुआ, अनुशीतलन समिति के बारे में, स्वदेशी आंदोलन के बारे में, स्वदेश बांधव समिति के बारे में, अमर सोनार बांग्ला गीत किसके द्वारा लिखा गया, सभी हमने सीखा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम जानेंगे बंगाल विभाजन की पूरी कहानी। बंगाल विभाजन के क्या उद्देश्य थे, क्या मुख्य बातें थी, क्या मुसलमानों ने इस विभाजन का सहयोग किया या असहयोग किया, हिंदुओं ने इसका समर्थन किया या तो बहिष्कार कर दिया गया, किसानों ने क्या किया, सभी बातों को हम आज डिटेल से जानेंगे। क्या परिणाम रहे यह भी जानेंगे। सबसे पहली बात, बंगाल विभाजन का कार्यकाल किसके शासनकाल में हुआ था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन का काल चल रहा था उस समय पर। 1899 से लेकर 1905 तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्चतम बिंदु इनके कार्यकाल को माना जाता है। इनके द्वारा विभिन्न प्रशासनिक कार्यों को किया गया, लेकिन सर्वाधिक विवादित कार्य बंगाल विभाजन ही रहा, जो भारतीय राष्ट्रवाद पर काफी बड़ा प्रहार था। बंगाल विभाजन का फैसला तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिया गया था, लेकिन उसी समय पर भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने इस निर्णय का भारी विरोध किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस को आम जन का भी भारी समर्थन मिला। क्या मुसलमानों का सहयोग मिला या नहीं मिला? आपके पास प्रश्न होना ही चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं, मुसलमानों का सहयोग बहुत कम मिला था। तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे, मतलब इन तीनों को ही विभाजित किया गया। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का मुख्य कारण प्रशासनिक असुविधा ही बताया था कि यह बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है, इसलिए हमें इसका विभाजन करना पड़ेगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। लेकिन वास्तव में यह कारण नहीं था। वास्तविक रूप में बंगाल विभाजन का कारण बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना था। यह विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया। हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हो जाएं। पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की संख्या ज्यादा रख दी गई और पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा रख दी गई। इस तरह से इसका बंटवारा हुआ। पश्चिम में हिंदुओं को ज्यादा कर दिया गया और पूर्व में मुसलमानों को ज्यादा कर दिया गया। हालांकि इससे अंग्रेजी सरकार के काफी सारे उद्देश्यों की पूर्ति हुई और अंततः में जाकर भारतीयों को बहुत ज्यादा हानि का सामना करना पड़ा। इससे पहले बंगाली हिंदुओं की गवर्नेंस में काफी धाक थी, लेकिन इसके बाद वह कम हो गई। इस विभाजन का विरोध मुस्लिम संप्रदाय ने इसका समर्थन नहीं किया, विरोध का समर्थन नहीं किया। इसका परिणाम यह था कि मुख्यतः यह आंदोलन किसानों व मुस्लिमों की भागीदारी से वंचित रह गया। किसान और मुस्लिमों के द्वारा बंगाल विभाजन का विरोध पूरी तरह से नहीं किया गया। बंगाल विभाजन द्वारा लॉर्ड कर्जन कांग्रेस एवं स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाना तथा मुस्लिम संप्रदाय को उभारना चाहता था। कांग्रेस को किनारे और मुस्लिम संप्रदाय को उभारना चाहता था, आपको याद रखना होगा। 19 जुलाई 1905 को या फिर कुछ स्रोतों के अनुसार 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया। हालांकि 19 जुलाई 1905 आपको काफी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में सही आंसर की पुष्टि पेपर निर्माताओं ने की है। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। कब? 7 अगस्त 1905 को। और इसका बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। कब? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। इसके बाद समय आगे बढ़ा। 16 अक्टूबर सन 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई। पूरा बंगाल पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल में बंट गया। मैंने आपको बताया ही कि पूर्वी में किसकी जनसंख्या ज्यादा और पश्चिमी में किसकी जनसंख्या ज्यादा थी। आगे बात करते हैं 16 अक्टूबर 1905 के दिन जब बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा हो गई। उसी समय पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे, वंदे मातरम की गीत गाई, देशभक्ति गीत गाए और एक दूसरे से राखी बांधी ताकि हम जाकर एक दूसरे का सहयोग कर सकें। हिंदू मुस्लिम भाई भाई का भी यहां से जाकर आपको सहयोग मिला। कांग्रेस ने 1905 को बनारस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? एंड्रयू फ्रेज। आगे चलते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रचार पूरे देश में किसके किसके द्वारा किया गया, आप याद रख सकते हैं। पहला नाम उनमें आता है बाल गंगाधर तिलक का, दूसरा नाम लाला लाजपत राय का, तीसरा नाम चिदम्बरम पिल्लई, चौथा नाम अरविंद घोष और पांचवा नाम सैयद हैदर। इन्होंने पूरे भारत देश में इस बहिष्कार आंदोलन को प्रचारित किया। इसी दौरान एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था वेलेंटाइन सिरोल, इन्होंने तिलक को भारतीय शांति का जनक कह दिया। इस समय से चलाए गए बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत न केवल विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया बल्कि स्कूलों, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों का भी बहिष्कार किया गया। बहिष्कार आंदोलन के साथ साथ
आइए जानते हैं बंगाल विभाजन के उपरांत जो भी गतिविधियां हुई स्वदेशी आंदोलन में, यह सभी गतिविधियों को हम जानते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, तो यह तो मैंने आपको बता दिया। स्वदेशी आंदोलन आइए आगे चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धि कौन कौन सी थी? जनता के मध्य आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का प्रसार होना, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे वह अपने सफलता के लिए हो या किसी बड़े उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए, आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वह भारतीयों को स्वदेशी आंदोलन से उपलब्ध हुआ। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव बंगाल और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी देखने को मिला। बांग्ला साहित्य के लिए यह समय स्वर्ण काल जैसा था। बांग्ला साहित्य के लिए स्वर्ण काल जैसा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस समय आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा। किसके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। यही आगे चलकर 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। यह चीज आपको याद रखनी है। किस समय पर हुआ? बंगाल विभाजन के दौरान यह गीत गाया गया। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगस्त 1906 में क्या हुआ? एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में स्वदेशी नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार करना। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल मैकिल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना भी की। और अंतिम बात आपको यह याद रखनी है कि स्वदेशी आंदोलन के समय पहली बार महिलाओं ने घर के समय से बाहर निकलकर अपना आंदोलन में भागीदारी दिखाई। महिलाएं, बच्चे, पुरुष, वृद्ध सभी के सभी इस आंदोलन में शामिल थे। आपको सभी बातें याद होनी चाहिए। क्या उद्देश्य था, क्या परिणाम मिले, सभी चीजें इस कहानी में आपको प्रस्तुत कर दी गई है। हमने क्या क्या सीखा? बनारस अधिवेशन कैसे हुआ, अनुशीतलन समिति के बारे में, स्वदेशी आंदोलन के बारे में, स्वदेश बांधव समिति के बारे में, आमार सोनार बांग्ला गीत किसके द्वारा लिखा गया, सभी हमने सीखा।